और 5 का पंच की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत पहुंचे हैं। उनके दौरे को भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर खास चर्चा की गई। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर भारत ने अमेरिका से कहा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। भारत का कहना है कि किसी भी स्तर पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी पर भी खास चर्चा की गई। ऑस्टिन का कहना है कि इस वक्त दुनिया को चीन की जबरदस्ती और यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी अहम चुनौतियों का सामना है। और मजीद जानकारी के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो न्यूज 18 नेटवर्क शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है, किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं शैलेंद्र वांगू से। सबके बीच आपको बताएं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत पहुंचे हैं। उनके दौरे को भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच ये खास मुलाकात हुई है। सबसे अहम ये जो सूत्र बता रहे हैं उनके हवाले से ये खबर है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर भारत ने अमेरिका से कहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी लेवल पर पाकिस्तान पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। देखिए हिना, आज ये मुलाकात अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये बैठक हुई यहाँ दिल्ली में। तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका हथियार और जो टेक्नोलॉजी का समर्थन करता आ रहा है, सप्लाई करता आ रहा है, उसको लेकर भारत ने फिर एक बार चिंता जाहिर की है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उन हथियारों का इस्तेमाल, उन वेपन्स का और उन फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आ रहा है, और ये एक कॉमन कंसर्न है भारत के लिए, और इसी को आज कन्वे किया गया। हमारे सोर्सेज ने ये बताया, हालांकि ऑफिशियल इस बात को प्रेस रिलीज के जरिए नहीं सामने ये बात आई है, लेकिन हमारे सोर्सेज ने हमको ये बताया है कि इस मुद्दे पर साफ शब्दों में अमेरिका से कहा गया है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान को इस तरह से हथियार मुहैया कराए जाते हैं उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान करता आया है, और यहाँ तक कि जो सप्लाई पाकिस्तान को अमेरिकी सप्लाई जो होती है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल चीन भी कर पाता है रिवर्स टेक्नोलॉजी के जरिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की इन हरकतों पर नजर जरूर बनाए रखे, इस बारे में बातचीत की गई है। वहीं साथ ही साथ जो चीन की जो हरकतें हैं इस पूरे रीजन में, खासतौर से जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, LAC जो है, उसके साथ जो चीन की सीमाएं हैं, वहां पर जिस तरह से चीन लगातार उनकी जो दादागिरी रहती है, या यूं कहें बार बार वहां से इंकर्जन्स की जो खबरें आती हैं, और जो हमने गलवान में देखा, तो इन तमाम पहलुओं पर भी ब्रीफ किया गया है। खासतौर से इस पूरे रीजन में क्या कुछ हालात बने हुए हैं उस पर भारत की तरफ से जानकारी भी दी गई है अमेरिका को। तो इस पूरे रीजन को लेकर इस बैठक में आज बातचीत हुई है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि भारत हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, और उसकी बहुत सारी वजह भी भारत के पास है। आज भी इस बैठक में इसी बात पर खासा जोर दिया गया है, और दो टूक अल्फाज में ये बात जो है वो राजनाथ सिंह ने कही है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो है वो भारत दौरे पर थे। अब हालांकि वो उनका दौरा खत्म हो चुका है, और आज उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई है। और आपको बता दें कि जो पूरे क्षेत्र में जो हालात बने हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, उसके लेकर इसमें बातचीत हुई है। और आपको ये भी याद होगा कि वॉर ऑन टेरर के नाम पर बहुत ज्यादा फंडिंग हुई है पिछले कई सालों से पाकिस्तान की। जो सक्सेसिव अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए हैं,
वॉर ऑन टेरर के नाम पे, लेकिन हमने ये देखा है कि उसका इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ करता आ रहा है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सच्चाई बताने के लिए एक बार फिर से इस बात को क्लियर किया गया है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। ना सिर्फ वो उन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे रीजन में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर भी वो असर डालेगा। और कहीं ना कहीं जो हथियार मुहैया कराए जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी या जो प्लेन्स मुहैया कराए जाते हैं, फाइटर प्लेन्स, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग चीन भी कर सकता है, यानी चीन भी उसका फायदा उठा सकता है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। यही कन्वे किया गया है आज भारत की तरफ से अमेरिकी रक्षा मंत्री को। जी शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि चाइना को लेकर भी इस अहम बैठक में खास चर्चा की गई है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जिस तरह से चाइना की जो दादागिरी है वो बढ़ती चली जा रही है, उसको भी रोकने की जरूरत है। इस अहम बैठक के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि एक कोई प्रेस रिलीज जो है वो मुश्तरका तौर पर सामने आएगी, जिसमें कहीं ना कहीं इन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। बिल्कुल हिना, एक प्रेस रिलीज सामने आ चुकी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया है कि जो रीजन में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको लेके बातचीत हुई है। हालांकि वो बहुत ब्रीफ मेंशन है प्रेस रिलीज के अंदर, लेकिन उसके बढ़ के हमारे सूत्रों ने हमको ये बताया है कि जो चीन खासतौर से जो उस पूरे रीजन में कर रहा है, ना सिर्फ भारत के बॉर्डर्स पे बल्कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, चाहे नेपाल हो या भूटान हो, उनके बॉर्डर्स पर भी किस तरह की एक्टिविटी चीन की तरफ से रही है। और अमेरिका लगातार नजर बनाए रहता है ऐसी गतिविधियों पर। और हमने ये भी देखा है कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका की, उसकी तरफ से भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है और चीन की गतिविधियों पर नजर रहती है, क्योंकि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है और वो इस तरह अपने पड़ोसियों पर लगातार दबाव बनाने की लगातार कोशिश करता आ रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या कोई और मुल्क हो जैसे जापान या फिर कंबोडिया या बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो ऐसे में भारत जो है वो एक प्रोमिनेंट वॉइस है और भारत ने इस मुद्दे को रखा है अमेरिका के सामने, ताकि वो इन इश्यूज पर से जो है वो अमेरिका अवगत रहे। और खासतौर से जो गतिविधियां LAC पर हो रही हैं पिछले करीब 2-3 सालों के अंदर, उसको लेकर भी ब्रीफ किया गया है अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर को। बिल्कुल शैलेंद्र, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, G20 के इतने जो सक्सेसफुल, जो कामयाब इनेकाद हुआ है, हर तरफ से भारत की बेहद तारीफ की गई है। कहीं ना कहीं भारत का अब जो पक्ष है कि पूरे खित्ते में, वर्ल्ड मैप में भारत एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में ये जो मुलाकात है ये बेहद अहमियत की हामिल है। कहीं ना कहीं अब यहां पर हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे, एक एनालिसिस चाहेंगे कि G20 की समिट के बाद, कामयाब समिट के बाद ये मुलाकात कितनी अहम। देखिए, जाहिर तौर पर G20 की सिर्फ एक बैठक कश्मीर में हुई है, लेकिन इसके अलावा कई बैठकें जो हैं अब तक हो चुकी हैं। करीब 300 बैठकें इस साल के सितंबर तक होनी है और जो मेन जो समिट होगा, लीडर समिट होगा, वो सितंबर में यहाँ दिल्ली में होने वाला है। लेकिन जो ये मीटिंग हुई है ये सिर्फ G20 तक सीमित नहीं है, ये ओवरऑल जो सिक्योरिटी के सिचुएशन है और जो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, जो डिफेंस टाइज हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए, इन पर इस बैठक में चर्चा हुई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं। और अमेरिका में 22 जून को वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मील भी होस्ट, वहां पे उनके लंच भी होस्ट वो करने जा रहे हैं। तो ये ऐसा मौका होगा जहां पर दोनों जो कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो स्टेट के चीफ हैं, वो आमने सामने होंगे। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन आमने सामने होंगे। तो ऐसे में तमाम पहलुओं पर उस बैठक के दौरान चर्चा होगी जो अब से कुछ दिनों के अंदर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक में भी जो बातचीत हुई है तो उसका रिफ्लेक्शन आने वाली मीटिंग में भी होगा, जो कि वॉशिंगटन में अब से कुछ दिनों बाद होने वाली है। पीएम मोदी करीब 3 दिनों के दौरे पर अमेरिका जाने वाले हैं और वहां पर वो प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात करेंगे, लंच पर मुलाकात होगी। और ये लंच होस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किया जा रहा है और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। और माना जा रहा है कि न सिर्फ भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बल्कि तमाम जो इश्यूज हैं, चाहे सिक्योरिटी हो, डिफेंस टाइज हो, इन तमाम पहलुओं पर उस मीटिंग के दौरान चर्चा हो। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद थे एडिटर नेशनल ब्यूरो न्यूज 18 नेटवर्क शैलेंद्र वांगू, जो कि इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और 5 का पंच में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। ऑपरेशन ड्रग फ्री बारामूला के तहत बारामूला पुलिस लगातार
अहम कार्रवाई कर रही है। नशे के खिलाफ जारी अभियान में इस साल बड़े पैमाने पर ड्रग्स जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार साल के पहले 5 महीनों में 7 करोड़ 70 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 144 मामले दर्ज किए, जबकि पुलिस ने 217 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और इनमें 25 मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर शामिल हैं। एसएसपी बारामूला आमोद नागपुरी के मुताबिक पाकिस्तान बारामूला की सरहदों के इस पार ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पाकिस्तान के इरादों को सफल नहीं होने दे रही। एसएसपी ने कहा कि ऑपरेशन ड्रग फ्री का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना है और इस संबंध में पुलिस ने जनता का सहयोग मांगा है। कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ से ड्रग्स और हथियार का जो है स्मगलिंग करके हमारे यहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है उसको गुमराह कर सके। अलबत्ता हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी, जेएंडके पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और होशियार है। हमने अब तक बड़ी कार्रवाइयाँ की हुई है इस मसले में। बहुत सारे ड्रग्स स्मगलर जो क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग में मुलव्वस थे उनको भी हमने जो है हिरासत में लिया हुआ है और उन पर भी कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान के जो नापाक इरादे है इनको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रग्स मंशियात के खिलाफ ये जो ऑपरेशन है ये जारी है और बड़ी कामयाबी लगातार पुलिस को मिल रही है। आपसे खास तौर पर हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी अगर इस तरह की कोई भी उनके पास कोई भी सूचना है, कोई भी खबर है, वो तुरंत पुलिस को दी जाए, यानी तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश है ऑपरेशन ड्रग्स फ्री के लिए। देखिए ना, ये जो ड्रग फ्री करके ऑपरेशन पुलिस ने शुरू किया है बारामूला में और आमोद नागपुरी की सरबराही में, और हर रोज उन्हें जो ड्रग पेडलर्स है, मंशियात में लत में मुलव्वस जो नौजवान है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने जो डाटा इस वक्त मंजराम पर लाया है, जनवरी से मई तक जो डाटा दिया गया है उसमें बाकायदा तौर पर डिटेल उन्होंने बताया कि 144 केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं और उसमें जो 217 लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं और उसमें जो पीएसए जिन लोगों पे लगाया गया है वो 23 है। और इसी तरह कुल मिला के अगर हम बात करें जो कि इन 5 महीनों में जो पकड़ा गया है, यानी 7 करोड़ 69 लाख 91 हजार रुपए की जो मंशियात की खेप है वो बरामद की गई है, जिसमें बाकायदा तौर पर ब्राउन शुगर, हेरोइन है, चर्स है, पॉपी है और इसी तरह जो कैश कुछ सीज किया गया है या इसके जो साथ में जो व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सीज किया गया है। और कुल मिला के ये 7 करोड़ से ज्यादा जो आमदनी यानी रकम जो है बरामद की गई है इन जो यानी मार्केट में जो इसकी वैल्यू है हीरोइन और इसकी। और कुल मिला के जो एसएसपी बारामूला है उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि पाकिस्तान भी इस सिलसिले में यहाँ पे बॉर्डर एरियाज जो है उड़ी साइड में या दीगर जो एरियाज है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के नौजवानों को जो हेरोइन और दीगर जो ब्राउन शुगर है वो यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हम सिक्योरिटी फोर्सेज है, चाहे आर्मी है, पुलिस है, वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और इनकी जो ये हरकत है उसको वहाँ पे कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। और एसएसपी ने बाकायदा तौर पर यह भी कहा है कि जो यहाँ की आवाम है वो पुलिस का साथ दे और सिक्योरिटी फोर्सेज का साथ दे, ताकि अगर कहीं पे भी इस तरह की यानी कोई भी नजर आए तो वो फौरन पुलिस को मुतल्ला करे और उस शख्स का नाम जो है वो सेज-ए-राज में रखा जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वालिदैन से भी उन्होंने अपील की है कि वो अपने बच्चों को निगाह रखें और उन्हें जो गलत रास्ते हैं उनको उनकी तरफ यानी न जाए, उन्हें बाकायदा तौर पे यहाँ पे उनके निगाह रखी जाए ताकि ये जो लत है मंशियात की, ड्रग्स की जो लत है जम्मू कश्मीर के अंदर उस पे निपटा जाए। जी है ना, बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, ये तो तमाम तर तफसीलात रही। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर ये जो मंशियात का फैलता जाल है इसको लेकर न सिर्फ आम लोग बल्कि तमाम जो अहम लीडर हैं, तमाम समाजी शख्सियात हैं, वो भी बारहा अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। और आज भी हमने देखा था कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी बाकायदा ट्वीट करके ये कहा है कि सबसे बड़ा खतरा जो है इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर को है तो वो ये ड्रग्स के ही लिए है। कहीं ना कहीं अब ये जो कोशिश है पुलिस की लगातार खास तौर पर आम लोगों के साथ मिलकर इस अहम पेशरफ्त की तरफ जाने की बेहद
अच्छी कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है अपने नौजवानों को नशे की लालच से बचाने के लिए? देखिए ना, आपने सही कहा है कि जिस तरह अब जो सिविल सोसाइटीज है, चाहे उलमा है, चाहे लीडर्स है, सियासी लीडरान है, उन्हें भी अब लगा है कि ये जो मंशियात है ये किस तरह एक नस्ल को बर्बाद कर सकती है। और अब सारे जितने भी यहाँ पे सिविल सोसाइटीज है, उलमा है, अब वो भी जाग चुके हैं कि इस पे कदम उठाने की जरूरत है। अब वो भी इसमें ज्यादातर बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। ये भी अब लग रहा है कि जो आने वाली नस्ल है, अगर उस पे कंट्रोल न किया जाए, मंशियात से उनको हटाया न जाए, तो आने वाले वक्त में ये पीढ़ी जो है, ये नौजवान नस्ल है, ये बर्बाद हो जाएगी। और उस पे फिर रोकथाम, उन पे कंट्रोल करना इंतहाई यानी खतरनाक साबित हो सकता है और उसमें वो यानी बर्दाश्त से बाहर हो सकता है। अब उसमें यह है कि उलमा जो है, मसाजिद आइमा जो है, उन्हें भी आगे आने की जरूरत है, ताकि मसाजिद में या मजालिस में या जो यानी नमाज जुमा जो पढ़ाते हैं, उन पे इसी मंशियात पे फतवे देने की जरूरत है, ताकि उसमें जो नौजवान है उनको समझाने की जरूरत है कि किस तरह। बिल्कुल। तो ऑपरेशन ड्रग फ्री जिस तरह से लगातार चलाया जा रहा है, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और बेहद अहम है ये, इसीलिए लगातार अपने तमाम तर रिपोर्टर्स से हम जो हालात हैं वो अपने दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। मुनीर हुसैन हुर्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और 5 का पंच में एक और अहम खबर, ओपीडी पंजीकरण के लिए बड़ी राहत लोगों को दी गई है। क्यूआर पर आधारित ओपीडी रजिस्ट्रेशन होगा, यानी अब आपको बिना लाइन में खड़े होकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसके लिए आभा आईडी पर ये आपको सुविधा मिलेगी। तो एक और अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि यूटी में आम लोगों को सहूलत देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसी डायरेक्शन में ये अहम खबर है, जहां ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर पर आधारित ओपीडी का रजिस्ट्रेशन होगा। सीधे डिटेल्स हासिल करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, बेहद अहम ये खबर है, खासतौर पर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को राहत देने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के इकदाम उठा रहा है। एक और अहम खबर। बिल्कुल आपने सही कहा, अहम और बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये, और राहत की खबर है उन हजारों पेशेंट्स के लिए, हजारों बीमारों के लिए, बीमार जो होते हैं, जो बहुत ही कश्मकश में रहते हैं, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खासकर, वहां पे उनको लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और उसके बाद ही उनको फिर टाइम मिलता है या मौका मिलता है डॉक्टर से मिलने के लिए ओपीडीज में। लेकिन अब ये आबा जो इंट्रोड्यूस की गई है, पहले ये पूरे एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में भी इंट्रोड्यूस की गई है, जहां बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इंडिया के बाकी जगहों पे। लेकिन अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, उन्होंने भी ये हर एक हॉस्पिटल में आबा जो फैसिलिटी है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके तहत जो पेशेंट्स हैं वो घर बैठे ही अपनी डिटेल्स इस आबा ऐप के जरिए फीड कर सकते हैं, और उसके बाद उनको जब वो हॉस्पिटल जाएंगे जहाँ पे उनको जहाँ अपनी बीमारी का इलाज करना है, तो वहाँ पे सिर्फ स्कैन करना है, अपनी आईडी स्कैन करनी है, और उसके बाद उनको वहीं पे रजिस्टर हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी है, आप किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में जाना है तो आपको अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ अपनी आबा ऐप का इस्तेमाल कीजिए, वहीं से आपको सारा जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन तक, सारा प्रोसेस उसी ऐप के जरिए आपका हो जाएगा। बिल्कुल, तो बेहद अहम खबर है और इस पर अब आम लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है, जो कि जाहिर सी बात है कि इस बेहद अहम खबर से बहुत खुश हैं, क्योंकि एक लंबी परेशानी से उन्हें निजात मिलेगी। समीर भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर हिमाचल के शिमला से, जहां अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी सचिवालय पहुंच गए हैं, सेक्रेटरीट पहुंच गए हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुक्खू सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन के 6 महीने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही। यहां छात्रों ने जांच के नाम पर भर्तियां लटकाने का आरोप भी सुक्खू सरकार पर लगाया है। खर्च करके आए हैं यहाँ पे, बच्चे भी छोड़े हैं, बच्चों के पेपर भी लगे हैं, उनको छोड़ के आ रहे हैं हम यहाँ पे। तो सर इसलिए नहीं आ रहे हैं, हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें हक चाहिए अपना, जो हमने मेहनत की है दिन रात, और हम किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं।
हमने ना तो किसी को पैसे दिए हैं और ना किसी से लिए हैं और ना हमने नकल की है और ना हमने की है। हम जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है या गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। पेपर खरीदे बेचे गए थे, किसी भी सरकार ने बेचे हैं खरीदे हैं, सब सरकारों में होता है ये, ठीक है। उसमें हमारी गलती है, हमने तो ये अधिकारी वो किए पोस्ट किए थे, अपॉइंट तो इन्होंने किए थे ना, उन्हीं की गलती है। सरकार की नाकामियों को हम क्यों भुगते? हमें सजा हमें मिल रही है, ना सरकार को ना उन दोषियों को। सरकार किसको सजा किसको मिल रही है? जो पढ़ लिख के टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं उनको मिल रही है। अगर आज रिजल्ट सर नहीं हमें रिटर्न में देते हैं तो हम यहीं बैठे रहेंगे सर, चाहे 2 दिन 4 दिन 10 दिन। अगर सर बोलते हैं कि विजिलेंस की रिपोर्ट नहीं आई तो सर कौन लेगा वो रिपोर्ट? वो तो सर का दायित्व बनता है कि 6 महीने हो चुके हैं, विजिलेंस की रिपोर्ट भी सर मंगवाएं। हम बैठते हैं यहाँ पे 2 दिन 4 दिन, सर बोल लें कितना टाइम लेंगे सर, उसके बाद सर हमारा 1 महीने के अंदर रिजल्ट करे अनाउंस। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस पूरे मामले पर डिटेल्स के साथ। राजेंद्र, इस वक्त की सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ही ना, ये जो अभ्यर्थी हैं जिनकी हम अभी बात सुन रहे थे, ये पोस्ट कोड 890 का ये मामला है। कला अध्यापक हैं और इनका रिटन एग्जाम हो चुका है। 918 के करीब अभ्यर्थियों ने रिटन एग्जाम निकाला है और 300 कुछ पोस्टें इनकी है, तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई और डॉक्यूमेंटेशन दिसंबर में इनकी पूरी हो गई थी। अब इनका फाइनल रिजल्ट निकलना है और उसको 6 महीने हो गए हैं, जिसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होनी है। ना तो इनका फाइनल रिजल्ट अभी तक निकला है और उसके बाद ज्वाइनिंग के तो अभी दूर दूर तक कोई संदेश नहीं है कि कब तक ज्वाइनिंग होती है, क्या रिजल्ट निकलते हैं। इसीलिए ये अभ्यर्थी अब प्रदेश सचिवालय पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से लगातार पहले भी ये मुलाकात करते रहे जब से प्रदेश सरकार बनी है। तो इनका कहना है कि जब पिछली बार ये मुख्यमंत्री से मिले थे तो कहा गया था कि जो रिपोर्ट एक आएगी, विजिलेंस की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद तुरंत ही जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनकी प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबा इंतजार हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं। प्रदेश सरकार जानबूझकर इनके रिजल्ट टाल रही है, इनकी ज्वाइनिंग टाल रही है। अब ये सिर्फ कला अध्यापकों का मुद्दा नहीं है, और भी कई विषय इसके अंदर हैं और भी कई पेपर हैं जिनके रिजल्ट अभी निकलने को हैं या फिर रिजल्ट निकल चुके हैं, ज्वाइनिंग उनको देने को है। जब से सबऑर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर जो कमीशन बना दिया गया है वो जब से स्थगित है, तब से लेकर अब तक तमाम जो प्रोसेस भर्तियों की है, चाहे वो आवेदन आमंत्रित किए हैं उसके आगे भर्तियां नहीं बढ़ गई हैं, कुछ के रिटन एग्जाम हो चुके हैं, उनके रिजल्ट नहीं निकले हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो चिंता में है, वो पशुपेश में है कि क्या अब आगे क्या होगा, क्या ये भर्तियां कैंसिल कर दी जाएंगी या फिर इनके रिजल्ट निकलेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आती है कि हम इतने दिनों के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे या इतने दिनों के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन इंतजार अब इन अभ्यर्थियों के पाले में पड़ रहा है और यही कारण है कि फ्रस्ट्रेटेड होकर अब प्रदेश सचिवालय पहुंचे हैं। सुबह ये अभ्यर्थी सचिवालय पहुंच गए थे और उस तब से लेकर अब तक वेटिंग कर रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री से मुलाकात इनकी नहीं हो पाई है और जो हमारी इनसे बात हुई, इनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है तब तक ये शिमला से नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्योंकि पिछली मुलाकात में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही विजिलेंस की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद तुरंत जो प्रोसेस है भर्तियों की वो शुरू कर दी जाएगी और कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अब इसी बीच में सरकार ने अल्टरनेट निकालने की कोशिश की थी, पब्लिक सर्विस कमीशन को सारी भर्तियों की प्रोसेस दे दी थी और एक भर्ती के रिजल्ट भी सर्विस कमीशन की तरफ से निकाले गए हैं, लेकिन उसके बाद से जो बाकी भर्तियां हैं उनके ऊपर अभी शांत है और इंतजार बेरोजगारों को करना पड़ रहा है। लंबी मेहनत के बाद जब रिटर्न कोई व्यक्ति निकालता है उसके बाद फिर जब इस प्रकार की प्रोसेस में फंस जाता है तो फिर जरूर फ्रस्ट्रेशन होती है और वही हम देख रहे हैं कि ये अभ्यर्थी अब लगातार प्रदेश सचिवालय पहुंच रहे हैं, दूसरी तीसरी बार सचिवालय पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं और प्रदेश सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भर्ती प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए, रिजल्ट इनके निकाले जाएं और जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं वहां पर ज्वाइनिंग अभ्यर्थियों को दी जाए। लंबा इंतजार अब करना पड़ रहा है, अब देखना होगा कि सरकार क्या इस दिशा में निर्णय लेती है, क्या सबऑर्डिनेट बोर्ड जो कमीशन बना चुका है उसको दोबारा से फंक्शनिंग किया जाएगा और सारी जो भर्तियां रुकी हुई हैं वो उन्हीं के हवाले की जाएंगी, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन इतना प्रेशर झेल पाता है क्योंकि इनको अपने एग्जाम भी हैं, चाहे वो एचएस के एग्जाम हो या फिर अन्य क्लास 1 पोस्ट की भर्तियां हो, तमाम ये पोस्टें हैं जो अपना रेगुलर काम पब्लिक सर्विस कमीशन को है वो करना
करना होता है और फिर बिल्कुल राजेंद्र शर्मा, तो देखना अहम रहेगा कि क्या शाम तक या फिर देर रात तक भी इनकी मुलाकात सीएम से हो पाती है, और इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम तर जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।